1973 में नया आइन नाफिज हुआ और ये मौजूदा आइन जो है पाकिस्तान का 1973 का ही नाफिज है। फिर 1977 का जो वक्त था उसमें जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ लगा और फिर 1988 में जनरल ज़ियाउल हक 11 साल से कमोबेश ज़्यादा का जो वक्त था वो मार्शल लॉ रहा और वो इस मुल्क में दूसरा मार्शल लॉ था, क्योंकि पहला मार्शल लॉ जब सकूत ढाका हुआ है, मशरकी पाकिस्तान अलग हुआ है, तब जनरल याहिया की हुकूमत थी। जनरल ज़ियाउल हक का 1988 अगस्त के महीने में ही, क्योंकि पाकिस्तान की सालगिरह होती है अगस्त के महीने में, तो वो फ़िज़ाई हादसे में उनका जहाज़ जो था वो क्रैश किया। और उसके बाद 1988 में जब इलेक्शन हुए तो बेनज़ीर भुट्टो साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम की साहबजादी वज़ीर आज़म बनी, जो कि इस्लामिक वर्ल्ड में पहली ख़ातून वज़ीर आज़म थी। यानी 99 तक जो था वो जमहूरी अदवार हम उसको कह सकते हैं। और उसमें बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ की हुकूमत यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की वफाक और पंजाब में हुकूमतें रहीं। और ये जो मज़ूली और बहाली का सिलसिला था ये सियासी अदम इस्तेकाम के साथ चलता रहा। फिर 1999 से 2000 के अंदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने टेक ऑफ किया और मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को बरतरफ कर दिया गया। 99 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ही कारगिल की जंग हुई और जिसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पसपाई हुई, हमारे बहुत सारे फ़ौजी जवान शहीद हुए। उस वक्त मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और उन्होंने उस वक्त के भारत के वज़ीर आज़म वाजपेयी और अमेरिका के प्रेशर पर वहाँ से फ़ौजें वापस बुलाईं। यहाँ अगर हम मुआजना करें सिविलियन गवर्नमेंट यानी जमहूरियत का और मार्शल लॉ का, यूँ तो हम मार्शल लॉ को अच्छा नहीं समझते, लेकिन उस वक्त कारगिल की जंग में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक बड़ी अचीवमेंट कर ली थी। लेकिन बतौर वज़ीर आज़म अमेरिका से जब कॉल आई तो मियां नवाज शरीफ के कहने पर आर्मी चीफ़ उस वक्त के जनरल परवेज़ मुशर्रफ को अपनी फ़ौजें वापस बुलानी पड़ी और उस जंग में हमारे बहुत सारे फ़ौजी जवान उन्होंने अपना जाम शहादत नोश किया। फिर 2001 में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हम शरीक हो गए, वो जंग जो हमारी नहीं थी। इससे पहले जो मैंने बयान किया जनरल परवेज़ मुशर्रफ का एक किरदार, लेकिन अगले ही साल अमेरिका के कहने पर वो अमेरिका के पैरों में लेट गए और एक दहशत गर्दी की वो जंग जो कि हमारी नहीं थी, पाकिस्तान ने अपने अड्डे दिए अफ़गानिस्तान अपने ही मुसलमान भाई के अगेंस्ट। 2008 के इलेक्शन से पहले 27 दिसंबर 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लंदन से पाकिस्तान आई 2008 के इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए और एक तवील अरसा वतन से दूर रही, लेकिन उनका भी हुआ लियाकत अली खां की तरह और वहाँ पर भी दहशत गर्दी थी जो हमारे मुल्क पर मुसल्लत की गई। हमारे सिविलियंस और हमारे फ़ौजी जवानों ने ये जंग लड़ी और बार बार अमेरिका ने कहा डू मोर। फिर बेनज़ीर की शहादत के बाद हुकूमत जो बनी वो पीपल्स पार्टी की ही बनी और सदर पाकिस्तान उस वक्त आसिफ अली ज़रदारी थे। और उसके बाद 2008 से 2024 जमहूरियत की वापसी थी, लेकिन वो एक मिसाके जमहूरियत था और उसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे। फिर वो जो दहशत गर्दी की उसके ख़िलाफ़ जो जंग थी, ऑपरेशन हुए ज़रबेअस और वो हम पे जो मुसल्लत की गई, उसमें पाकिस्तान ने फिर 2018 के इलेक्शन का वक्त आता है, इमरान खान तहरीक इंसाफ के बानी वो वज़ीर आज़म बने और उनकी हुकूमत को 2022 में बरतरफ कर दिया गया और एक नई सियासी कशमकश शुरू हुई जो ताहाल जारी है। पिछले 2.5 साल से इमरान खान जेल में हैं और उनकी जो पार्टी है तहरीक इंसाफ वो काफ़ी ज़्यादा तितर बितर हो चुकी है। फिर 2023 और 24 में सियासी अदम इस्तेकाम ये बिल्कुल ऐसा ही है। फिर अदालती तनाज़ात हुए, अदलिया का भी जिसे कहते हैं ज़वाल और उसकी तनज़ली का वक्त आज हम देख रहे हैं। 2024 और 23 से ये शुरू है। 2020 से 2025 तक पाकिस्तान के जो आज के मॉडर्न दौर के जो चैलेंजेस हैं और तरक्की के रास्ते में जो रुकावटें हैं, उसमें अगर हम बात करें तो IMF प्रोग्राम की जो कड़ी और सख्त शराइत हैं, पाकिस्तान पर जो कर्ज़ा है
جو معاشی مشکلات کا ہم شکار ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارا نوجوان کہتا ہے کہ پاکستان میں کیا رکھا ہے۔ انرجی کرائسس کا ہمیں سامنا ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور اس کے علاوہ نوجوانوں کے لیے کیونکہ آج کا جو دور ہے وہ ڈیجیٹل AI کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، اس کے حوالے سے یہاں پر کوئی لیب نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی نہیں ہے۔ اگر ہمارے بچوں کے لیے یہیں پر جدید تقاضے کے مطابق اور آج کی ضرورت کے مطابق یونیورسٹیز کالجز ہوں تو یقیناً وہ کبھی اپنے والدین سے یہ ضد نہ کریں کہ ہمیں پڑھنے کے لیے باہر جانا ہے۔